Hello students, we have already covered the definition of transition elements and also the general properties of transition elements in our last two videos. Today we will move a step further and start with part 3 of transition elements. Today we will do ionization energy of transition metals. But before studying specifically about transition metals, हम देखते हैं कि ionization energy क्या होती है. So ionization energy is the energy required to remove electron from isolated gaseous atom. तो isolated gaseous atom से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी आपको लगानी पड़ती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी. तो यहाँ पे एक इक्वेशन देखते हैं. इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि Mg एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है M. उसमें से जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ी टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है वो कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. तो जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो कौन सी स्पीशीज बनी? M+. इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट आयन. अब इस मोनोवैलेंट आयन मतलब M+ से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करा और उसके लिए भी हमें एनर्जी लगानी पड़ी. सो the energy required to remove second electron is called second ionization energy. तो after removal of second electron कौन सी species बनी? M2+. M2+ का मतलब है डाइवैलेंट आयन बना. अब इस डाइवैलेंट आयन में से हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव किया तो हमें एनर्जी लगानी पड़ी. The energy required to remove third electron is known as third ionization energy. तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास कौन सी स्पीशीज बनी? M3+ मतलब ट्राइवैलेंट आयन. तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में मेंशन होता है मोनोवैलेंट आयन. तो मोनोवैलेंट आयन किसको बोलते हैं? M+ को. डाइवैलेंट आयन, डाइवैलेंट किसको बोलते हैं? M2+ को. ट्राइवैलेंट आयन, ट्राइवैलेंट बोलते हैं M3+ को. तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा. इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करके रखनी है सो दैट दे विल बी हेल्पफुल थ्रू आउट द वीडियो. इवन इसी वीडियो में ही नहीं, इससे अगले वीडियो में भी जब हम ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी वो यूज होंगी. तो वो है D0, D5, D10 configurations are extra stable. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. D0 का मतलब है D ऑर्बिटल जो है वो empty है. D5 का मतलब है D is half filled और D10 का मतलब है fully filled. तो कहीं भी अगर आपको D0, D5 या D10 configuration दिखे तो आप उसी टाइम सोचिएगा कि they are extra stable. अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री एक और कन्फिगरेशन होती है D3. D3 भी जो होती है वो भी स्टेबल होती है. हालांकि आप कहेंगे कि D3 में कौन सा D ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड है. असल में क्या होता है, जो D ऑर्बिटल्स होते हैं दे डिवाइड इनटू या दे स्प्लिट इनटू टू एनर्जी लेवल, T2G और EG. तो इसके बारे में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे. लेकिन अभी इस मोमेंट पे आप याद रखिए कि जो D3 कन्फिगरेशन होती है उसमें T2G लेवल, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो T2G लेवल जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है which gives stability to this D3 configuration. Now we will talk about ionization energy along the series. Along the series का मतलब है from left to right, या ये कह दें from scandium to zinc in 3D series. ऐसी 4D series में भी होता है from left to right. तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ सीरीज तो जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है.
साइज घटने की वजह से न्यूक्लियस की जो दूरी है लास्ट इलेक्ट्रॉन से वो कम हो रही है, मतलब न्यूक्लियस ने ज़्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, तो इट मीन्स आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. सो इट मीन्स व्हेन वी मूव अलोंग द सीरीज आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है. इंक्रीज क्यों करती है? बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है एज साइज डिक्रीजेस. तो ये तो जर्नल ट्रेंड हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इट इंक्रीजेस अलोंग द सीरीज, बट देयर आर सम इरेगुलरिटीज इन द 3D सीरीज इन फर्स्ट एज वेल एज इन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो इसका रीजन पूछ लेते हैं. जो NCERT में मेंशन है वो ये है कि रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑल्टर द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s and 3d. So unipositive ions have DN configuration with no 4s इलेक्ट्रॉन. कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो 4s और 3d की एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती हैं. तो जब एनर्जी चेंज हो जाती हैं तो देयर विल बी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी अकम्पनिंग आयोनाइजेशन विद सम गेन इन एक्सचेंज एनर्जी. क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल से d में चले जाते हैं, तो इसी वजह से किसी की एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो उसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में. लेकिन अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो ये होगा कि इरेगुलरिटीज़ इसलिए आती हैं बिकॉज किसी किसी एलिमेंट्स के केस में दे हैव D0, D5 एंड D10 कन्फिगरेशन. या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से पहले D5 या D10 होती है, या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद D5 और D10 हो जाती है, तो जिसमें जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है. तो इसलिए मान लीजिए किसी की अगर D5 है ऑलरेडी तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करेगा. लेकिन अगर मान लीजिए किसी की D6 है, आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो D5 बनने वाला है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी हम सोच रहे थे उससे भी कम आएगी, क्योंकि वो D5 बनने वाला है. तो ये जो एक्सेप्शनली स्टेबल कन्फिगरेशन होती है D0, D5, D10, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. तो इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इरेगुलरिटीज आती हैं. और आपको पता ही है ये जो D5, D10 कन्फिगरेशन ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्री. नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है क्रोमियम का. तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 3d5 4s1. तो जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो कन्फिगरेशन हो जाती है 3d5 4s0. मतलब यहाँ पे आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्रोमियम क्या बन गया? स्टेबल बन गया. तो इसी वजह से क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. तो रीजन क्या हुआ? बिकॉज लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन गिव स्टेबल कन्फिगरेशन D5. और इसी तरह से अगला क्वेश्चन हो सकता है कि कॉपर हैज लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. क्यों? क्योंकि जब कॉपर में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसकी कन्फिगरेशन हो जाती है D10. तो आप इसको लिख कर देखिए कि कॉपर की पहले होती है बिफोर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन 3d10 4s1, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो वो कॉपर प्लस बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है 3d10 4s0. तो अब उसके पास स्टेबल कन्फिगरेशन आ गई. तो इस वजह से वो जो है वो स्टेबल हो गया और इट हैज लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. ऐसे ही हम जिंक का देख लेते हैं. जिंक की कन्फिगरेशन होती है 3d10 4s2.
तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन? 3d10 4s1। पहले जो जिंक था वो ज्यादा स्टेबल था, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ था तो उसके पास स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी। उसका D भी पूरी तरह से भरा हुआ था, S भी पूरी तरह से भरा हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या हुआ? अनस्टेबिलिटी आ गई। जब भी अनस्टेबिलिटी आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं करेगा। इसी वजह से जिंक हैज वेरी हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम स्टेबल फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जिंक के केस में से इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर रहे हैं? जो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है। तो जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? तो इसी वजह से उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। ऐसे ही जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, तीनों के केस में कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D10 NS2। तो तीनों के पास ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इट विल बी मोर डिफिकल्ट, और इस वजह से इन तीनों की ही फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। Now we will talk about second ionization energy of transition metals। लेकिन ये कराने से पहले एक चीज़ I want to make clear कि अगर आपको ट्रांजिशन मेटल्स स्पेशली की 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है then you can able to solve 95% questions of transition metal chapter। तो let's start with second ionization energy। तो पहला क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज वेरी हाई। मतलब क्रोमियम और कॉपर की जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत हाई है। मीन यू रिक्वायर लार्ज एनर्जी टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम और कॉपर से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, पहले देखेंगे हम Cr प्लस की, क्रोमियम प्लस की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्योंकि हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो Cr प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s0। तो अगर हम इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो जाती है 3d4। तो अगर आप इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि Cr प्लस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s0 इट इज़ मोर स्टेबल। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करते हैं कॉपर के लिए, तो पहले हम लिया कॉपर प्लस। तो कॉपर प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s0। अब इसमें से अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आती है 3d9। तो अब अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि कॉपर प्लस इट इज मोर स्टेबल। सो वी कैन से कि कॉपर है या क्रोमियम है, इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना इज मच मोर डिफिकल्ट। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है तो इट मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। तो अगर हम इसे लैंग्वेज में लिखें देन वी विल राइट आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्रोमियम एंड कॉपर acquire a stable configuration. Now the removal of second electron from this stable configuration is very difficult. Next question है second ionization energy of zinc is low. तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लो का मतलब क्या हुआ? लो का मतलब ये है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना जिंक में से इजी है। तो इसके लिए अगर हम देखें Zn प्लस, तो Zn प्लस जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है
3d10 4s1। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10। तो अगर अब आप इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करें, यू विल फाइंड 3d10 इज मोर स्टेबल। इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबिलिटी आ रही है, तो इट मीन्स दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना जो होगा वो इजी होगा। सो रीजन हम लिख सकते हैं, आफ्टर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन जिंक एक्वायर स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबिलिटी आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अनस्टेबिलिटी आती है तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्वेश्चन है हमारा, मैंगनीज एंड जिंक हैज हाई थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैंगनीज का एग्जांपल ले लेते हैं। सो वी आर टेकिंग Mn2+। Mn2+ इसलिए लिया है बिकॉज हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव कर लिए। नाउ वी विल रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैंगनीज 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5। तो 3d5 में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d4। अब आप दोनों को कंपेयर करें, यू विल फाइंड 3d5 इज मोर स्टेबल। सिमिलरली विद जिंक, तो हम लेंगे Zn2+। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d10। नाउ रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हैं देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d9। अब आप दोनों को कंपेयर कीजिए तो 3d10 इज मोर स्टेबल। इट मींस थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है, जिसकी वजह से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर। तो अगर इसे लैंग्वेज में लिखें तो लिखेंगे, it is difficult to remove the third electron from stable half filled and fully filled d subshell। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि जिंक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +2 होती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जिंक की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है और जिंक में से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इट इज मच डिफिकल्ट। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, आयरन हैज लो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन आयरन में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इट इज ईजियर। तो इसके लिए हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। वी विल टेक Fe2+। Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन है 3d6। अब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5। अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड 3d5 इज मोर स्टेबल। इट मींस आफ्टर रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन वी गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से वी हैव लो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो रीजन लिखेंगे, एज द लॉस ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स स्टेबल d5 configuration। Now we will talk about vanadium। vanadium की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d3 4s2। When you remove the 2 इलेक्ट्रॉन तो V2+ बनेगा, मतलब जो डाईवैलेंट आयन बनेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d3। और 3d3 जो है इट इज स्टेबल। क्यों स्टेबल होता है? बिकॉज इट हैज हाफ फिल्ड T2g लेवल, जिसकी वजह से वेनेडियम का जो डाईवैलेंट आयन होता है, डाईवैलेंट आयन का मतलब V2+, इट इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉपर, निकल एंड जिंक हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। तो जिंक का केस मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ, यही क्वेश्चन का।
तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कॉपर, निकल और जो जिंक होता है उनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। तो वो शो करने के लिए आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाएं और आप ये देखिएगा कि इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वाई इट इज़ हाई। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो जिंक है या निकल है या जो कॉपर है उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये +2 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। और नेक्स्ट आता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज इज ग्रेटर देन 3D सीरीज एंड 4D सीरीज। कि जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं अगर आप उनको 3D या 4D सीरीज के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर हमने कौन से एलिमेंट्स को करना है जो सेम ग्रुप में आते हैं, जैसे कि जिंक है, जिंक के नीचे कैडमियम आता है, फिर मरकुरी आता है, तो हम इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो वी आर कंपेयरिंग एलिमेंट्स ऑफ 5D सीरीज विद 3D एंड 4D सीरीज। तो 5D सीरीज में से जो इलेक्ट्रॉन है रिमूव करना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इट इज मोर डिफिकल्ट। इसी वजह से इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है। तो उसका रीजन ये आता है कि 5D सीरीज, मैंने आपको पहले बताया था कि 5D सीरीज भरने से पहले हम कौन से ऑर्बिटल्स को भरते हैं, 4f को। और 4f ऑर्बिटल्स की क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज मीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर, और एज अ रिजल्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज इज हायर। तो आप रीजन देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ वीक शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय 4f इलेक्ट्रॉन इन 5D सीरीज एलिमेंट्स रिजल्ट इन ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू एंड प्लीज़ डू